अव्वल खान ने अपनी मजबूरी बयान कर डाली। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेकर कहा, जरा सुल्तान शाह की हिफाजत के साथ निगरानी में गिराते रहना। मुकम्मल सेहतियाबी तक मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? मुझे उसकी आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि हैरत से उसका मुंह खुल गया होगा। वह पूछ रहा था, क्या अनकरा में उसकी ब्रेन वॉशिंग का शुबा कर रहे हो? मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, सबको धोखा देकर बाहर निकलने में कामयाब ना हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त इसी पर ऐसी ही जिद सवार है। बस अब मेजर से मुलाकात का वक्त हो रहा है। यह ख्याल रहे कि मेरे भेजे हुए असल कागज तुम्हारे पास मेरी अमानत होंगे। हमारी वापसी से पहले इनका राज फाश हुआ तो हमारी जानें हर वक्त सूली पर लटकी रहेंगी। लेकिन नकल के सिलसिले में मैं कुछ लोगों से बात कर चुका हूं। तुमने इस मतन की डिकोडिंग के लिए खुद ही मुझे हदायत की थी, तो क्या डाक से भेजा हुआ लिफाफा तुम्हें इतनी जल्दी मिल गया? लिफाफा नहीं मिला, मगर मैं इस मुआहदे का जिक्र कर बैठा हूं। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा करा? अव्वल खान ने मुस्तिबाना अंदाज में पूछा। नकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस असल दबाए रखना। हमारे दफ्तर खारजा में जो अफसरान हमेशा से पाक अमरीका दोस्ती के हामी चले आ रहे हैं, इस मुआहदे का एक एक लफ्ज़ है उनके होश उड़ा देगा। वो कभी भी हमारे दोस्त रहे हैं और ना रहेंगे। ये तो रोज़ अव्वल ही से जाहिर होता चला आया है कि वो हमारे दुश्मनों की पुष्ट पनाही करते हैं। राजन और विक्रम की तरबियत का किस्सा ताज़ा तरीन है। मैंने उसे याद दिलाया, इन जख्मों को ना कुरेदा करो, जो कर सकते हो खामोशी से करते चले जाओ। भलाई एक दिन गालिब आकर रहती है। तुम्हें इस खिदमत का सिला कोई नहीं देखा। ये देखकर खून खोलता है कि हमारे एक एटमी बिजली घर की कारकर्दगी के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। इसके ऑपरेशन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हर हीला और बहाना पाबंदियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ ट्राम्बे, तारापुर, चंडीगढ़ और दूसरे मकामात पर एटमी बिजली घर मुद्दतों से किसी रुकावट और रखना अंदाजी के बगैर चल रहे हैं। इम्तियाजी सलूक भी किसी से ढका छुपा नहीं है, मगर हमेशा मसलहतें आड़े आ जाती हैं। मैं कोई नजूमी या गायबदा नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका में बैठकर मैं जो तेवर देख रहा हूँ, इन्होंने मुझे तल्ख तर कर दिया है। मेरी बात कहीं लिख लो कि ये मुस्तकबिल में हमें बिल्कुल तहत दस्त रख कर हमारे दुश्मनों को एटमी हथियारों से लैस करने का आखिरी हदफ हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जिस दिन ऐसा हो गया, हम हर तरफ से बदतरीन दबाव में आ जाएंगे और दम तक न मार सकेंगे। ऐसी मायूस कुन बातें ना सोचो। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम सिर्फ दुश्मन की सरगर्मियां देखते रहते हो। यहाँ क्या हो रहा है इससे बेखबर हो। कहोटा को तुम क्यों भूल जाते हो? यह दिल का गुबार था जो मैंने निकाल दिया। मैंने उसकी बात काट कर कहा, और मैं मेजर जंजुआ से जरा अच्छे मूड में मुलाकात कर सकूंगा। लिफाफा मिले तो उसमें से अपने खत जरूर निकाल लेना। फोन बंद करके हम दोनों बूथ से निकलकर एक तरफ चल पड़े। बाज़-औक़ात तुम इस कदर कनूती हो जाते हो कि तुम्हारी मायूसी मेरे ऊपर भी असरअंदाज होने लगती है। तुम समझते हो कि हमारी फराहम की हुई इतला रद्दी की टोकरी की नजर कर दी जाती होगी। वीरा ने मेरी बेजारी देखकर इस्तज़ाइया अंदाज में कहा, मैं खुद से कुछ नहीं होता, मेरे ख्यालात खुद वो हो जाते हैं। मैंने रुखाई से कहा, अब मेरे कान न खाओ। 5:30 और 6 बजे के दरमियान मैं पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पर पहुंच जाऊंगा और रुक कर मेरा इंतजार करना। इसका मतलब है कि तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगे। वीरा ने शिकवा किया, यही समझ लो। यह कहकर मैंने करीबी मोड़ से अपना रास्ता बदल लिया। आर्ट म्यूजियम की समत का मुझे अंदाजा था। लंच के लिए हमने उसके करीबी इलाके का इंतखाब किया था। चंद मिनट बाद मैं आर्ट म्यूजियम के करीब मौजूद था। मैनहट्टन की 5th एवेन्यू पर यह म्यूजियम इस दरियाई जजीरे के अकलौते सेंट्रल पार्क के किनारे वाक़ है। इस वक्त भी वहां रंगारंग स्याहों की काफ़ी भीड़ मौजूद थी। मुतअद्दिद स्याह म्यूजियम की इमारत और सीढ़ियों को पस मंजर में लेकर फोटोग्राफी में मसरूफ थे। मेरी स्याह जैकेट की ऊपरी जेब में उड़से हुए सुर्ख रुमाल की वजह से मेजर जंजुआ को मुझ तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने भी सफ़ेद करोला को उसकी नंबर प्लेट से पहचान लिया। कार बस लम्हा भर के लिए रुकी और फिर मुझे लेकर आगे बढ़ गई। शानदार है। मेरे सवार होते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जवान और सेहतमंद शख्स ने तारीफी लहजे में कहा, जैसा सोचा करता था मैंने आपको उससे बढ़कर पाया है। बुरा न माने तो आप जनाब का तकल्लुफ खत्म कर दिया जाए। मैंने जुबान खोली। मेजर जंजुआ ने हल्का सा कहकर लगाया और कहा, ये मेरे दिल की बात कह दी तुमने। हम लाहौरी बन्नों को तो इस आप जनाब से उलझन होती है। जो मज़ा तू तड़ाक में है वो आप जनाब में कहाँ है? मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। तुम जिस तरह चाहो मुखातिब करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यह कहते हुए मैंने गैप वाला बंद लिफाफा उसकी गोद में डाल दिया। मेजर जंजुआ ने लिफाफा पर एक निगाह डाली और उसे अपनी नशिस्त के नीचे डाल दिया। तुम्हें यकीन है कि तुमने ये अहम लिफाफा किसी गलत आदमी को नहीं दिया है? मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हें यकीन है कि यह लेटर बम नहीं कोई खत ही है? बस अपने लोगों में यह बात होती है। मेजर जंजुआ मेरे जवाबी सवाल पर खिल उठा। दिल को दिल से राह होती है, तारुफ की जरूरत न शनाख्त की।
दो बोल बोले और एक दूसरे को पहचान लिया। तुम यकीन करो कि मेरे दिल में एक मुद्दत से तुमसे मिलने की आरज़ू मचल रही थी, मगर मिले अब तक नहीं। मैंने बेतकल्लुफ़ी से उसे याद दिलाया। अरे वाह, मिल तो रहे हैं, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहां मैंने उसकी बात काट दी। मिलना इसे कहाँ कहते हैं? हाथ मिलाए बगैर मुलाकात अधूरी होती है। वहां राइट हैंड ड्राइविंग की वजह से मैं उसकी दाहिनी तरफ बैठा हुआ था। ट्रैफिक से नजरें हटाए बगैर उसने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्मजोशी से मेरा बाजू चंचना उठा। ये अच्छी बात है कि चूक होते ही टोक देते हो। बस मैं जरा ट्रैफिक की भीड़ से निकल जाऊं, फिर हम गले भी मिलेंगे। मैं उसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझे अपनी पसलियाँ अजीज़ हैं। मुसाफे के बाद अब इतनी सख्त नहीं रही। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है। वो दिल खोल कर हंसता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने संजीदगी से कहा, मुझे तुम्हारे वक्त की अहमियत का एहसास है। पिछली रात यहाँ जो कुछ हुआ है, इसके बाद तुम्हारा यूं बेधड़क होकर मेन हीटर में निकल आना दिल गुर्दे की बात है। फिर भी कुछ वक्त तो दो मुझे, कहीं बैठ कर कुछ खाते पीते हैं। चलती हुई गाड़ी के सिवा मैं खुद को कहीं भी महफूज तस्वुर नहीं करूंगा। इस वक्त माफ़ी चाहता हूँ। मैं 5 बजे तक तुम्हारे साथ हूँ। शहर घुमाते और बातें करते रहो। 5 बजे मुझे कहीं भी, बल्कि मिड टाउन में कहीं भी उतार देना। अखबारात में आइजक बेल के हवाले से तुम्हारा नाम आने के बाद हमारे कौंसल जनरल और सफ़ीर को अलग अलग समरी भेजनी होगी। अगर तुम इस वाक़े पर कोई रोशनी डाल सको तो ये मुझ पर ज़ाती एहसान होगा। मेजर जंजुआ यकायक यूं संजीदा होगा जैसे भोले से भी हंसना न जानता हो। फिलवक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आइजक बेल सच्चा है। CIA वाले भटक रहे हैं। मैंने जवाबी संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, इन्हें भटकाया गया है या वो खुद भटक रहे हैं? अगला सवाल जहानत अमेज था। मैं यहाँ अकेला हूँ, तुम लोगों से भी मदद नहीं ले सकता। तुम मदद करना चाहो तो तुम्हारा प्रोटोकॉल आड़े आएगा। ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले मुदाफाना हिकमत अमली बनानी पड़ती है। इसके लिए अब्बास करमानी का नाम उन्हें पहुंचाया गया था। अब वो इसी को ढूंढ रहे हैं। कल रात तक इसका नाम न्यूयॉर्क के मुअज़्ज़िज़ तरीन शहरियों की फहरिस्त में था। इसके बारे में होने वाली सरगोशियों के बावजूद उसे व्हाइट हाउस में रसाई हासिल थी। चंद घंटों में ये क्या काया पलट हुई तो एक कैदी बना लिया गया। केस की तफसीलात पर नजर रखो, गैप आते ही सब कुछ वाजे हो जाएगा। गैप? उसने उलझन अमेज लहजे में तुराया। केस में कैसा गैप आ सकता है? वही जो GAP से बनता है। इसी गैप ने उसे मरवाया है। हो सकता है कि पाकिस्तान वाले तुम्हारी इन बातों को समझ लें, मगर मैं माजूर हूँ। खराबी यह है कि सरकारी चैनल से होने वाली सरगर्मियों से हम पूरी तरह बाखबर रहते हैं। पसे पर्दा क्या हो रहा है हमें इसके बारे में ब्रीफ नहीं किया जाता। तुमसे मिलने के लिए दौड़ मैंने अपनी जाती हैसियत में लगाई है। सरकारी तौर पर हमें तुम्हारी अमेरिका में मौजूदगी का इल्म नहीं है। आज अगर अखबारात में मेरा नाम ना आया होता तो शायद तुम यकीन भी ना करते कि मैं डैनी हूँ। मुझे शुबा था कि यहाँ कुछ पुरस्रार सी गड़बड़ हो रही है। हार्लेम की खून रेजी में आइजक बेल का नाम लिया जा रहा था। फिर प्रिंसटन से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इंस्पेक्टर AJ विल्सन गायब हो गया, जो पाकिस्तान भेजे जाने वाले पुर्जों का मुआयना करके लौट रहा था। विल्सन बदमाश था। मुआयना करके उसने जो कुछ नस्ब किया था वो निकाल कर पुर्जे पाकिस्तान भेजे गए, वरना वहां बहुत कुछ तबाह हो जाता। विल्सन की लाश इस डिवाइस समेत एक अंधे कुएं में पड़ी सड़ रही है और आइजक बेल CIA के कैद में है। तुम बहुत बेखौफी से काम करते हो। मेजर जंजुआ झुरझुरी लेकर बोला, तुम्हें मालूम है कि खुदा न खास्ता कभी बुरा वक्त आ गया तो क्या होगा? यह शायद तुम्हारा पेशा वाराना फलसफा है कि इस बुरे वक्त के बारे में सोचने वाले बेजिगरी से नहीं लड़ सकते। मौत एक बार आती है, वो आएगी। न्यूयॉर्क या प्रिंसटन में नहीं तो बिस्तर पर भी याद पहुंचेगी। इसके बारे में सोचकर वक्त क्यों बर्बाद किया जाए? लोग बेशुमार अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन इन पर सच्चे दिल से अमल करने वाले चंद ही होते हैं जो वाकई नई तारीख लिखते हैं। तुम इन्हीं में से हो। अमरीकियों ने तुम्हारी गिरफ्तारी पर बिला वजह एक बड़े इनाम का ऐलान नहीं किया हुआ। बस ये तुम जैसे मेहरबानों का ताउन है कि मेरा सफर जारी है, वरना बहुत से लोग इससे कहीं कम इनाम के लालच में हर एक की मुखबरी कर सकते हैं। वतन की मिट्टी से मोहब्बत के कोई दाम नहीं होते। मेजर जंजुआ ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा नाम उस वक्त से मेरे जहन से चिपका हुआ है जब कराची के नवाह में अमरीकी मैरीन कमांडोज को ले जाने वाले एक हेलीकॉप्टर मौलिक हादसे में तबाह हुआ था और वहीं रास अलमेडा भी मारा गया था। उसे तुम लोगों ने उस बुरी तरह घेर कर मारा था कि आखिरकार अमरीकी उसकी लाश पर अपने दावे से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए थे। तुम और STF के सारे एहलकार जंगल के वो मोर हैं जिनके दिल रुबा रक्स को देखने वाला कोई नहीं होता। मैं उस बातों में मुनहमिक था। मैंने बस ये देखा कि उसकी गाड़ी मेन हीटन की पुरहजूम शाहराहों से कटती हुई एक पुल पर से गुजरी और शहर के किसी पुरस्कून रहायशी इलाके में दाखिल होगी। तुम जाती हैसियत में मुझसे मिलने आए हो, फिर मेरा खत सफारती डाक के थैले में कैसे शामिल हो सकेगा? मैंने देर से अपने जहन में चुभता हुआ सवाल उससे पूछ डाला। इसमें हमारी अहम जाती डाक भी भेज दी जाती है। इस्लामाबाद वाले इसे पूरी एहतियात से मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुम इस फिक्र में ना पड़ो, तुम्हारा खत अब मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये कल यहाँ से हर कीमत पर निकल जाएगा। आजकल यहाँ सफारती सतह पर मरासम की नौयत क्या चल रही है? उसकी तशफी होने के बाद मैंने उससे अपना पहला नाजुक सवाल कर डाला।
होठों पर मुस्कुराहट अम्लन सर्द मैरी बल्कि कभी कभी तलखी। यही हमारी सतह के अफसरों का रवैया होता है। आजकल पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकी खासे जानी खिसारे में जा रहे हैं। इस पर इनकी बरहमी काबिल फहम है। यही नहीं कि सियानी बिल्ली खंबा भी नोच रही है। या तुमने किसी अमरीकी C-130 के अगवा की कोई बाज़गश सुनी है? मैंने उसे इनाम में एक मुकम्मल और ताज़ा खबर सुनाने के ख्याल से पूछा। नहीं, उसने वसूख से अपना सर हिलाया। शायद पिछले 15-20 बरसों से यहाँ ऐसा कोई वाक़या सुनने में नहीं आया। C-130 उनका बहुत महफूज माल बरदार त्यारा है। इसमें हमले के गिने चुने अफराद ही होते हैं। इसका अगवा नामुमकिनात में शुमार किया जाता है। हेलीकॉप्टर के हादसे में मरने वाले अमरीकी कमांडोज की मुंजमद लाशें लाने वाले C-130 के साथ ये वारदात हो चुकी है और आइजक बेल इसी के नतीजे में CIA वालों के अताब का निशाना बनाए। मेरे इस इंकिशाफ पर मेजर जंजुआ हैरत से भौंच कर रह गया। यहाँ उसकी कोई उड़ती उड़ती खबर भी नहीं सुनी गई। उसने बेयकीनी से कहा। मैंने इख्तिसार के साथ उसे सुल्तान शाह के अगवा से अनकरा में उसकी बाजियाबी तक की पूरी कहानी सुना डाली। इस वक्त मेजर जंजुआ की महवियत काबिल दी थी। अगर वो न्यूयॉर्क के किसी रहायशी इलाके की सड़कों पर गाड़ी न चला रहा होता तो मैनहट्टन में कई बार हादसों से दो चार हो चुका होता। यह मेरी सफारती मालूमात में एक कीमती इजाफा है। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर पूरे फौजी एजाज के साथ ताबूत वरसा के हवाले किए गए थे और सदर ने खुद वहां हेलीकॉप्टर का इस्तकबाल किया था। अपने मरने वालों को ये अमेरिकी जरूरत से ज्यादा इज्जत और तकरीम देते हैं ताकि दूसरों के दिलों में मुल्क कौम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा किया जा सके। अंदर की सारी कहानियां ब्लैक आउट कर दी जाती हैं। वक्त के बारे में मेजर जंजुआ को मेरी मजबूरी याद थी। वो एक नए पुल के रास्ते दोबारा मैनहट्टन के सैल रवा में शामिल हो गया। हमारी बातें बदस्तूर जारी थी। अब तुमसे कब मुलाकात होगी? मेरे टाउन में दाखिल होते हुए उसने पूछा। जब मौका मिल गया हमारे शब रोज हालात के गुलाम होते हैं, मगर ये मेरा वादा है कि कभी कभी फोन पर जरूर बात होती रहेगी। हो सकता है कि एक आध रोज के लिए मुझे न्यूयॉर्क से बाहर भी जाना पड़े तो मेरी कॉल का इंतजार नहीं करोगे। इंतजार तो तुम्हें उतारने के बाद से शुरू हो जाएगा, उसने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसे मुखलिस दोस्त जिंदगी में कभी कभार ही तो मिलते हैं। न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर है, पार्किंग से लेकर ड्राइविंग तक के मामलात में अपनी मर्जी के मालिक हैं। शहरियों की सहूलियत की खातिर पुलिस भी उनके छोटे मोटे जराइम से चश्मपोशी करती है। प्राइवेट गाड़ियों के लिए कवानीन बहुत सख्ती से नाफिज किए जाते हैं। टाइम्स स्क्वायर की अलामात नजर आते मेजर जंजुआ ने कबल अज वक्त हाथ मिलाकर विदाई रस्म अदा की। टाइम्स स्क्वायर पर एक जगह उसने गाड़ी रोकी और मुझे उतार कर हाथ लहराता हुआ आगे चला गया। रास्ते में उसने अपना सरकारी विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया था। इस पर मेजर जंजुआ के घर का फोन नंबर भी मौजूद था। वीरा से मिलने के लिए मेरे पास आधे घंटे का वक्त बाकी था। मैं चौक से आगे निकलकर एक भड़कीले बार में दाखिल हो गया जहां भीड़ होने के बावजूद बाज मेजें खाली थी। बार से अमेरिकन बियर का एक झागू भरा बड़ा मग लेकर मैं खाली मेज पर जा बैठा। न्यूयॉर्क में तेजी से रूनुमा होने वाले वाकयात के बाद मैं शिद्दत से बद्रीनाथ से मुलाकात की जरूरत महसूस कर रहा था। उसे न्यूयॉर्क से फोन करना खतरनाक साबित हो सकता था। मेजर जंजुआ की गाड़ी में शहर नवर्दी करते हुए मैंने संजीदगी से इरादा किया था कि घर से CSD साथ लेकर इसी रात की किसी परवाह से वर्जीनिया की तरफ निकल जाऊं। रिचमंड के किसी होटल में फोन से CSD मुंसलिक करके मैं लोकल कॉल पर बहुत बेफिक्री से इससे तबादला ख्याल कर सकता था। बद्रीनाथ के पास वक्त और मौका होता तो उस सफर के नतीजे में उसे मुलाकात भी हो सकती थी जिसमें मुझे अपने हर तिश्ना सवाल का जवाब मिल जाता। इस वक्त भी मैं सिगरेट पीते हुए सोच रहा था कि इस सफर के बारे में वीरा मुझे सही रहनुमाई फराम कर सकती थी। मुझे इन ख्यालों में डूबे चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि एक निस्वानी हाथ ने बेतकल्लफी से अपना बियर का मग चौबी मेज पर तकरीबन पटका। मैंने चौंक कर सर उठाया तो वीरा अपने होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए खाली कुर्सी संभाल रही थी। हद हो गई, इस वक्त मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, मैंने बेसाख्ता कहा। टालने की कोशिश मत करो, सच सा बताओ कि मुझे 5:30 का वक्त देकर यहाँ किसके इंतजार में झक मार रहे थे? सवाल करते हुए वीरा के होंठों से मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी। वो वक्फे के बगैर बोलती ही चली गई। मैंने तुम्हें इसी वक्त देख लिया था जब तुम सफेद करोला से उतरे थे। तुम्हारी जैकेट की जेब में गज भर का ये सुर्ख रुमाल अभी तक लहरा रहा है। इसे मिलने के बाद तुम्हें यह झंडा अपनी जेब से निकाल देना चाहिए था। टाइम्स स्क्वायर और इसके गर्दनवा में शामें गुजारने वाले कदामत परस्त अंग्रेज भी यूं अपनी जेबों में रुमाल ठोस कर नहीं आते। इसे बोलने के लिए हर वक्त किसी न किसी मौजू की तलाश रहती थी। मेरी जरा सी गफलत ने उसे मौजू फराम कर दिया था। वो खासी देर तक बोलती रही। अपनी गलती का एहसास होते ही रुमाल जैकेट की जेब से निकालकर पतलून की जेब में उड़स चुका था। अब ये रुमाल का पहाड़ा खत्म कर दो और संजीदा हो जाओ। उसकी खामोशी के बढ़ते हुए इंतजार से उकताकर मैंने दरमियान में कहा, हम ज्यादा देर तक यूं सरेआम नहीं घूम सकते। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? यख बियर का एक बड़ा घूंट लेकर उसने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि इधर उधर वक्त बर्बाद करने के बजाय इसी वक्त रिचमंड के लिए रवाना हो जाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है? नेक ख्याल है मुलाकात ना भी हो सकी
तो लोकल फोन पर बेफिक्री से बात हो जाएगी। रवानगी का इरादा है तो वक्त बर्बाद ना करो। यहाँ के बेशतर हवाई अड्डे रात को 9 या 10 बजे के बाद अगली सुबह तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वह नुक्ता मैं भूल ही गया था। मैंने कहा वहां जाने से पहले ये मालूम करना जरूरी है कि वो अभी तक रिचमंड ही में है या कहीं और मुंतकिल हो गया है। कल रात ही तो पैन प्लाजा से तुम्हारी और उसकी बात हुई थी। उस वक्त तक उसने गैप का राज फाश करके इसा घंटी को नहीं पकड़वाया था। अब वो VIP बन चुका है। हो सकता है कि उसे किसी बड़े होटल में पहुंचा दिया गया हो। तुम्हारा फोन करना मुनासिब नहीं होगा। वीरापुर तशवीश लहजम बोली। अगर रिचमंड में बदरी का फोन निगरानी में है तो तुम्हारी आवाज का रिकॉर्ड होना भी किसी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। या ऐसे हालात पाए जाते हैं जो आवाज बदलने की कोशिश के बावजूद मवाजना करके बता देते हैं कि वो एक ही शख्स की बदली हुई आवाजें हैं। मेरा ज़हन फौरन मेजर जंजुआ की तरफ गया। इसी वक्त वीरा दोबारा बोल पड़ी। मैं मालूम की लेती हूँ, तुम रहम ही करो। यहाँ तुम्हारी आवाज के सिवा और भी बहुत सी चीजें पहचानी जाती हैं। सरकारी एहलकारों को शुबा भी हो गया कि तुम अमेरिका में हो तो यहाँ बोचाल आ जाएगा। सबको भूल कर हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। वीरा बुरा सा मुंह बनाए मेरी बात सुनती रही। मेरे खामोश होने पर वो बरहम होकर बोली, किसी किसी वक्त तुम किस किस्म की बाजारी बातें करने लगते हो। या मेरी कौन सी चीजें पहचानी जाती हैं? फिंगरप्रिंट्स और एक धुंधलाई हुई तस्वीर का जिक्र तो पाकिस्तान के अखबारात में आ चुका है। वैसे भी बाजार में बैठकर बाजारी जुबान बोलनी पड़ती है। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? वक्त तेजी से गुजर आया। अब कब तक यहाँ जमे बैठे रहोगे? मैंने तुमसे मुलाकात का वक्त तय किया था। श्याम के पास हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। उसका भंगड़ खाना रात भर खुला रहता है। यहाँ के खुले माहौल में सोचना जरा आसान मालूम हो रहा है। मैंने अपना मग खाली करके मेज पर रख दिया। वीरन तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर वो भी घटाघट अपना मग पी गई। ये लो और इन दोनों को दोबारा भर लाओ ताकि मुझे भी सोचने में कुछ आसानी हो सके। बारटेंडर ने झूठे मग ट्रे में डालकर मुझे 2 नए मग भर दिए। मैं मेज पर वापस लौटा तो वीरा ने मुसरत भर लहजा में आगाह किया कि वो बदरी के बारे में कल सोच चुकी थी। उसकी दानिश में वो काम श्याम से लिया जा सकता था। श्याम उसे फोन नहीं करेगा। इसा घंटी ने रिचमंड जाने से पहले उसे बता दिया था कि वो अपना फोन नंबर या ठिकाना किसी को नहीं बताएगा। बदरी ने मुआजिद के साथ ये बात श्याम को भी बता दी थी, इसलिए श्याम कभी उसे फोन नहीं कर सका। वो पाबंदी उस वक्त तक थी जब तक इसाक घंटी का सितारा आरूज पर था। अब उसके साथ उसकी अदायत भी खत्म हो चुकी है। तुम उसे नंबर बताओगे तो वो जरूर राब्ता करेगा। अभी चलोगी तो देख लिया जाएगा। तुम अपने रिस्क पर उससे मिलने जा रही हो। वो बहुत मुंह फट और ओबाश आदमी है। कोई बदतमीजी कर बैठो तो मुझसे कोई शिकवा नहीं करना। मैंने उसके सामने उर्दू बोली तो मुझसे जरूर बेतकल्लुफ होना चाहेगा। तुम उसे ये ना बताना, फिर मैं उसे खुद संभाल लूंगी। श्यामनाथ से मुलाकात का एक मुबहम सा खाका वजूद में आने के बाद हम इस बार से उठ गए। चंद मिनट की चहलकदमी के बाद हम श्याम के नाम नेहाद होटल में पहुंचे तो बस एक मेज आबाद थी। वो खुद सूर्य गरूब होने के इंतजार में साफ सुथरे काउंटर पर बैठा हुआ था। आओ जी गुरनाम जी, आज कई दिन बाद इधर आए हो। मालूम होता है तुम्हें भाई की बदबू मिल जाती है। उसने गहरी नजरों से वीरा का जायजा लेकर गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया और काउंटर से निकलकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। ये मिस बुल है, मेरी दोस्त है। मैंने अंग्रेजी में वीरा का तारुफ कराया। भाई जी, इसे बताओ ना कि मुलाकात पर मर्द और औरत सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये तो सूखा हाथ मिलाकर टरखा रही है। श्याम ने उर्दू में मुझसे शिकवा किया। मिस बुल सिर्फ अपने दोस्तों से गले मिलती हैं। मैंने अंग्रेजी में कहा और करीबी मेज पर बैठ गया। बस मिस बुल, आज से तुम मुझे अपना भी दोस्त बल्कि खादम ही समझो। श्याम मुस्कुरा कर वीरा के सामने बिछा जा रहा था। तुम क्या पीना पसंद करोगी? शुक्रिया, मैं घर से बाहर नहीं पीती। गुरनाम के घर जाकर पीऊंगी। इसका नाम बुल की बजाय बुलबुल होना चाहिए था। लोंडिया जोरदार है, कहां से उठा के लाए हो? श्याम ने खड़े खड़े मेरी तरफ झुक कर राजदाराना अंदाज में उर्दू में कहा। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वीरा दूर होती तब भी आसानी से सुन सकती थी। इसे फ्री होने की कोशिश नहीं करना, बड़ी हाथ छोड़वा की हुई है। मैंने उसे मशवरा दिया, फिर पूछा तुम भाई की बदबू का क्या जिक्र कर रहे थे? वो जब भी आता है या फोन करता है तुम जरूर राब्ता कर लेते हो। अभी 15 मिनट पहले ही वो यहाँ से उठ कर गया है। पहले आ जाते तो वो भी तुम्हारी इस बुलबुल को देखकर अपनी आंखें सेक लेता। उसकी जुबान से वो खुशखबरी सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वीरा ने मुस्कुराकर मुझे आंख मारी। श्याम उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी। मिस, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें बुलबुल कह लूं। यह हमारी तरफ से बुल से मिलता जुलता बहुत खूबसूरत नाम होता है। श्याम ने खीसें फैलाकर अंग्रेजी में पूछा। वीरा ने सहर तराज मुस्कुराहट होठों पर बखेर कर कहा, तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूर कहो। क्या वो आजकल न्यूयॉर्क ही में आया हुआ है? मैंने श्याम के शाने पर हाथ मारकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए पूछा। एक बार मुझे फारिग कर दो, फिर दिल भर कर इससे बातें कर लेना। आज सुबह आया था। वो होटल गोरहाम के कमरा नंबर 302 में ठहरा हुआ है। शायद वो कई दिन यहीं रुका रहेगा। उसका कोई सरकारी काम निकल आया है। श्याम ने एक ही सांस में मेरे तकरीबन तमाम सवालों के जवाब दे डाले
और फौरन वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। बुलबुल, वाह, अब नाम भी तुम्हारी तरह हसीन हो गया, वरना बुल कहते तो खौफ आता था। वो वीरा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना चाह रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे खिसकने का इशारा किया और वो फौरन ही अपने नतने फुलाकर जोर जोर से कुछ सूंघने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ, छींक रुक रही है? मैं तुम्हारी नाक में तीली घुमा दूं? श्याम ने मुस्तरिब होकर सवाल किया। खुद ही तकलीफ दरियाफ्त की और झट अपनी खिदमत पेश करती। छींक विक नहीं रुकी, जरा गौर से सूंघो, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? वीरा ने यह कहते हुए बाकायदा अपना रुमाल निकाल कर अपने नाक पर रख लिया। श्याम की अकल इस वक्त शायद उसके टखनों में उतर गई थी। वो जल्दी जल्दी गहरे गहरे सांस लेने लगा, फिर बौखला कर बोला, मुझे तो कोई खास बदबू नहीं आ रही। बदबू नहीं है, ताफुन है। मुझे शुबह है कि इन साफ सुथरी मेजों के नीचे कहीं कोई मुर्दा चूहा सड़ रहा है। इसे तलाशने किया गया तो यहाँ ताउन फैल जाएगा। ये कहते हुए वीरा ने कुर्सी छोड़ दी। इस वक्त तक श्याम मुझे भूला हुआ था। मैं आराम से कुर्सी पर बैठा वो ड्रामा देख रहा था। वीरा के उठते ही श्याम को मेरा ध्यान आ गया। गुरनाम, क्या यहाँ कोई बदबू है? वीरा को मेरी राय से आगाह करने के लिए उसने वो सवाल अंग्रेजी में किया था। मैंने साफ जवाब दे दिया, सॉरी यार, मेरी नाक बंद है, तुम होटल की सफाई कर डालो, हम फिर किसी वक्त यहाँ आएंगे। श्याम से यह कहकर वीरा ने मेरा हाथ थामा और चलते हुए बोली, आओ गुरनाम डार्लिंग, यहाँ से जल्दी निकल चलो।